गुनाहों का देवता भाग 1। इस कहानी के बहुत सारे भाग हैं जो इसमें मैं पहले ही आपको सुना रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज शहर से, जहाँ एक ओर गंगा यमुना तहजीब की शांति है और दूसरी ओर कॉलेज जीवन की हलचल। यह समय आज़ादी से पहले का है, जब समाज में रूढ़ियाँ, सम्मान और पारिवारिक मर्यादाएं बहुत मजबूत थीं। कहानी का नायक है चंदर, एक होनहार, भावुक और आदर्शवादी छात्र। वह अपने प्रोफेसर दीवान साहब के घर से गहरे जुड़ाव में है। चंदर और दीवान साहब का परिवार। दीवान साहब एक सम्मानित प्रोफेसर हैं और उनके घर में शांति, संस्कार और सादगी का माहौल है। चंदर उनके घर में एक तरह से अपना सा हो गया है। दीवान साहब की बेटी सुधा, जो बेहद शांत, संस्कारी और सादगी से भरी हुई लड़की है। सुधा और चंदर बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उनके बीच धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बनता है जो प्रेम की ओर बढ़ता है, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आता। चंदर का मनोविज्ञान, दुविधा और आदर्शवाद। चंदर बहुत संवेदनशील है। वह प्यार को महसूस करता है, लेकिन उसे स्वीकार करने में डरता है। उसके मन में यह संघर्ष चलता रहता है कि क्या वह सुधा से प्यार करता है? क्या यह प्यार सही है? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? उसका आदर्शवाद उसे बार बार रोकता है। वह भावनाओं को दबाता है और अपने मन में ही संघर्ष करता रहता है। सुधा का शांत प्रेम। सुधा का स्वभाव चंदर से बिल्कुल अलग है। वह अपनी भावनाओं को बहुत कम व्यक्त करती है, लेकिन उसके व्यवहार में चंदर के लिए एक विशेष अपनापन दिखता है। वह चंदर से की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती है, उसकी भावनाओं को समझ सकती है, लेकिन कभी सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे बढ़ता आकर्षण समय के साथ चंदर और सुधा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ाती है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन यह प्रेम अधूरा और अनकहा रहता है। चंदर के अंदर एक डर है, सामाजिक मर्यादा का, दोस्ती टूटने का और सबसे ज़्यादा अपने आदर्शों के टूटने का। पहला मोड़, भावना और डर का टकराव। एक समय ऐसा आता है जब चंदर को एहसास होता है कि वह सुधा से गहराई से प्रेम करता है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह सोचता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या गुनाह कर रहा हूँ? यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। प्रेम बनाम आदर्श, भावना बनाम समाज। चंदर का आत्मसंघर्ष शुरू होता है। चंदर अब पहले जैसा सरल नहीं रहता। उसके भीतर लगातार विचारों की लड़ाई चलती रहती है। वह सुधा से दूर भी नहीं रह पाता,
और पास भी नहीं आ पाता। सुधा उसकी इस दूरी को महसूस करती है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कहती। इस कहानी का दूसरा पार्ट मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है।